तो दोस्तों स्वागत करते हैं हम आप सबका इस स्पेशल सीरीज में, रियल स्टेट गेम चेंजर सीरीज में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी एक ऐसे सिटी से जो नेशनल ही नहीं एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है फॉर ट्रेवलर्स। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उदयपुर राजस्थान की। उदयपुर राजस्थान से आज हमारे साथ मधुराम डेवलपर्स मधुराम डेवलपर्स के सीईओ मिस्टर मिलिंद शाह हमारे साथ है। इस ग्रुप की शुरुआत 1984 में हुई थी इनके फाउंडर एंड चेयरमैन भुवनेश शाह जी के हाथों से। और ये ग्रुप आज हम आपको बताना चाहते हैं कि 30 प्लस प्रोजेक्ट टर्न की प्रोजेक्ट्स कर चुका है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, फ्लैट स्कीम्स के, टाउनशिप्स के, बंगलोज के, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस के। तो बहुत बड़ा काम ये लोग कर रहे हैं। 20 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा का पोजीशन ये दे चुके हैं। इनके जो फेमस प्रोजेक्ट्स है उदयपुर में, राजस्थान में, वो है ओसवाल प्लाजा, ओसवाल नगर, राज रेसिडेंसी, गोपी वल्लभम 1 एंड 2, श्याम कॉम्प्लेक्स। और इनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चल रहा है मंगलम भूमि के नाम से, जो एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। 6 लाख स्क्वायर फीट से भी ज्यादा का लैंड डेवलप कर रहे हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, बिजनेस कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट एक्सपर्ट एंड ऑथर, आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू क्यों देखना जरूरी है। हम हर वीडियो के शुरुआत में, हर रियल एस्टेट गेम चेंजर इंटरव्यू की शुरुआत में आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि इतनी बड़ी लीगेसी 30 साल की अगर आपको सुननी है, समझनी है, आपको एक रियल एस्टेट की एक्सपर्टाइज को समझनी है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 35 से ज्यादा इनके फुल टाइम एम्प्लॉइज है, 250 से ज्यादा वेंडर्स है, और अभी तक इनके प्रोजेक्ट पे 5 से 10 हजार लेबर्स काम कर चुके हैं। इतने बड़े ग्रुप के बारे में जो बिलोंग करते हैं उदयपुर से, हम आपको मिलाना चाहेंगे मिलिंद शाह जी से, जो सीईओ है इस ग्रुप के। वेलकम मिलिंद शाह जी, रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज में। थैंक यू। तो मिलिंद जी, एट सच ए यंग एज आप इतना बड़ा ग्रुप आज हैंडल कर रहे हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ भुवनेश शाह जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? और सबसे पहले हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि आपका पर्सनल जर्नी हम जानना चाहेंगे, आपकी स्कूलिंग, आपकी कॉलेज लाइफ, कैसे आप रियल एस्टेट में एंट्री किए, सब कुछ हमें बताइए। जी जी जी, थैंक यू। मैंने सर हम स्कूलिंग जो किया है सेंट पॉल स्कूल उदयपुर से किया है। इन 2007 आई हैड पास माय स्कूलिंग एंड देयर आफ्टर graduated from Nirma University of Ahmedabad. I had completed my MTech in civil engineering in the year 2011. उसके बाद मैंने L&T दिल्ली में काम किया 2 साल के लिए। L&T जाने के लिए मेन जो था यही था कि कैसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी काम करती है, क्या उनके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, किस तरह से उनकी फिलॉसफी होती है। तो 2 साल मैंने L&T में काम किया। Actually got selected in L&T from campus interview itself from Nirma University. ओके। 2 साल L&T में काम करने के बाद फिर मैंने 2 साल श्री सीमेंट में भी काम किया ब्यावर में। अच्छा। लगभग 4 साल का मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज में, इन दोनों बड़ी कंपनीज में इंडस्ट्री का एक्सपोजर लिया। 4 साल इन दोनों कंपनीज में काम करने के बाद फिर आई जॉइंड माय फैमिली बिजनेस, द कंपनी व्हिच इज इन द नेम ऑफ मधुरम डेवलपर्स। ओके। लगभग 2014 के आसपास ज्वाइन किया अपना फैमिली बिजनेस। अच्छा। हाँ जी। तो रियल एस्टेट ये स्टार्टिंग से आपकी चाह थी? मतलब निर्मा यूनिवर्सिटी से जब आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया तो स्टार्टिंग से, जैसे आपने बताया L&T में आप गए, फिर आपने श्री सीमेंट्स ग्रुप में भी काम किया, तो ये सब एक्सपीरियंस लेने का आपका पर्पस स्टार्टिंग से क्लियर था, आपका विजन कि आपको रियल एस्टेट में ही काम करना है? क्या है कि हमारा ये ग्रुप 30 साल से काम कर रहा है। पहले चित्तौड़गढ़ में इसने काम किया, जयपुर में काम किया, और काफी टाइम से उदयपुर में काम किया। तो मेरे माइंड में ये चीज तो पहले से फिक्स थी कि अपने को जो फ्यूचर बनाना है, दैट फ्यूचर आई नीड टू मेक इन दिस पर्टिकुलर लाइन रियल एस्टेट। तो उसी को रखते हुए 11th में साइंस चूज किया, 12th के बाद इंजीनियरिंग किया, तो वो भी सिविल इंजीनियरिंग में किया। जो जॉब की वो भी ऐसी कंपनीज में करी जो मोर और लेस रिलेटेड टू रियल एस्टेट है। यू कैन से कंस्ट्रक्शन। राइट। तो वो पहले से ही वो दिमाग में था कि अपने को फ्यूचर तो इसी लाइन में बनाना है, रियल एस्टेट में ही अपने को ग्रो करना है। क्या बात है, क्या तो क्लियर विजन था आपका, इसलिए आप ये सब कर पाए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मधुरम डेवलपर्स के बारे में हम आपके मुंह से जानना चाहते हैं, आपकी जबानी, आपकी कंपनी के बारे में हम जानना चाहते हैं कि कितने प्रोजेक्ट्स किए, कैसे आपका वर्क कल्चर है, आगे क्या प्लान्स है, वो पूरा हमें डिटेल में बताइए। मधुरम डेवलपर्स जो है बेसिकली पहले ब्रह्माणी कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम से था। जब चालू किया आज से 30 साल पहले जब काम चालू हुआ, मेरे पापा ने इसको चालू किया था, मिस्टर भुवनेश शाह ने। He is also a graduate in civil engineer and he had passed
he has more than 40 years of experience in civil engineering आज की तरह. तो he started the work in चित्तौड़गढ़. हमने काम जब चालू किया था तो we started with turnkey projects. तो हमने सबसे पहले काम किए थे वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के लिए किए थे. वहाँ पे हमने 1-2 महीने में 3-3 महीने में काफी स्ट्रिंजेंट टाइम फ्रेम्स में काफी जल्दी काम किया, काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए. तो वहाँ से फिर हमने शुरुआत तो सभी कॉन्ट्रैक्टरशिप से करी कुल मिला के. काम किया, फिर उस चित्तौड़गढ़ के बाद जयपुर में काम किया. ओवर ए पीरियड ऑफ लगभग 10 से 12 साल हमने ये काम किया, जिसको टर्नकी प्रोजेक्ट्स कहते हैं. टर्नकी प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन. तो वो प्रोजेक्ट्स करने से कंस्ट्रक्शन का इतना एक्सपीरियंस हो गया कंपनी के पास कि अब कोई भी काम एफिशिएंटली विद इन द टाइम फ्रेम उसको करने की एबिलिटी कंपनी के पास आई. वो ये जो काम किए उसके बाद फिर अराउंड 1998 के आसपास हम कॉन्ट्रैक्टरशिप को थोड़ा कम करके फिर रियल एस्टेट बिजनेस में आ गए. ओके जी, ये है. और फिर में जयपुर में काम किया. जयपुर में करने के बाद फिर उदयपुर में चालू किया. उदयपुर में भी जो आपने नाम बताया, राज रेसिडेंसी, ओसवाल नगर, ओसवाल प्लाजा, मधुरम एनक्लेव, गोपी वल्लभ 1, गोपी वल्लभ 2, काफी सारे काम किए. डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर देयर ऑन आवर वेबसाइट, वन कैन सी देम. उसमें क्या स्पेसिफिक थे, कितने यूनिट्स थे. और आज की तारीख में भी 4 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है हमारे. मंगल भूमि है which is our flagship project right now. It is being developed on 6 lakh square feet of land. Superb. It is a residential township which has residential plots as well as bungalows. उसके अलावा धरतीवन एनक्लेव है जो कि वो भी almost 6 lakh square feet land पे developed है. Apart from that, we have one project, Madhuram Enclave, in the city also, wherein we have residential flats as well as shops and offices. Super. So these are 3-4 projects that we are currently handling, and Mangal Bhumi is our current flagship project. Super. तो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा, ध्यान से समझिए. जयपुर, चित्तौड़गढ़ और उसके बाद उदयपुर, 3 टॉप अच्छी सिटीज में राजस्थान काम करने के बाद अब इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स ये कर रहे हैं. और जयपुर में और उदयपुर में उदयपुर के लोगों के लिए बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स रेगुलरली लेकर आ रहे हैं. ये सब करने के पीछे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मिलिंद शाह जी, हमें बताइए कि आपका इसके पीछे का इंस्पिरेशन कौन रहा, मेंटर कौन रहा. आप भले ही 2013-14 में अपने बिजनेस में एंटर किए, 7-8 साल से आप एज ए CEO संभाल रहे हैं, लेकिन आपका इंस्पिरेशन, आपका मेंटर कौन रहा कि जिसने आपको इंस्पायर किया ये सब करने के लिए, हम वो जानना चाहें. सर डेफिनेटली, मतलब उसमें कोई डाउट भी नहीं है. मेरे मेंटर मेरे फादर ही हैं ऑब्वियसली, बिकॉज ही स्टार्टेड द बिजनेस अराउंड 30 इयर्स बैक. तो उनका हार्ड वर्क और उनकी लीगेसी को देखते हुए उसी को कंटिन्यू करने के लिए जो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन थे वो मेरे फादर ही थे. सुपर सुपर सुपर. तो जैसा आपने बताया कि आज से 40 साल पहले योर फादर इज अ सिविल इंजीनियर. उस समय उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की. सिविल में बहुत बड़ी बात है, बहुत काबिले तारीफ बात है. और उनके लीगेसी को फॉलो करके आज आप इतना बड़ा ग्रुप चला रहे हैं, वो भी इतनी ब्यूटीफुल सिटी में जहां लोग एक बार चले जाए तो वापस आने का मन नहीं होता. मैंने भी उदयपुर में ट्रेनिंग्स ली है, सो आई नो कि कितना ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर है उदयपुर का. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. ये तो बात हुई आपके इंस्पिरेशन की कि आपको आपके फादर से इंस्पिरेशन मिला, आपके ग्रुप की, आपकी पर्सनल लाइफ की. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी ग्रुप को आगे बढ़ाने में. तो आपके कंपनी में जब इतने सारे लोग, इतने वेंडर्स काम कर रहे हैं, तो आपका लीडरशिप स्ट्रैटेजी क्या है? कौन से लीडरशिप स्ट्रैटेजी पे आप लोग काम करते हैं या क्या स्पेशल टेक्निक्स यूज करते हैं? हम लोग सर है ना, कुछ बेसिकली जो बिजनेस एथिक्स जो है उनको हमारे कोर में रखते हैं. आई विल लाइक टू डिस्कस सम ऑफ देम विद यू. First of all is quality. We always maintain highest standards of quality in all our projects. चाहे वो मटेरियल की क्वालिटी हो, चाहे फिनिशिंग की क्वालिटी हो, चाहे एग्जीक्यूशन, वर्कमैनशिप जिसे कहते हैं उसकी क्वालिटी हो, वो हमेशा हाईएस्ट स्टैंडर्ड की रहती है. फर्स्ट थिंग इज दैट. सेकंड थिंग इज एवरलास्टिंग रिलेशनशिप्स. हमारे जो भी कस्टमर है, चाहे आज से 20 साल पुराने हो, चाहे 10 साल पुराने प्रोजेक्ट के हो, उनके साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो एक बार बनता है पर वो रहता लाइफ टाइम में. ऐसा नहीं कि एक बार माल बेच दिया फिर तुम कौन मैं कौन, ऐसा नहीं. वो नहीं चलता आज की तारीख में. रिलेशनशिप्स लाइफ टाइम होने चाहिए. उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो लाइक एनी अदर इंडस्ट्री इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग. सो वी ऑलवेज फोकस ऑन इनोवेशन. क्या इंडस्ट्री में लेटेस्ट ट्रेंड है, व्हाट इज द लेटेस्ट प्रैक्टिस, उसको फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं. एंड
वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस टाइम बाउंड अप्रोच। हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट लें, चाहे प्लॉटिंग का ले, चाहे रेसिडेंशियल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का ले, टाइम बाउंड अप्रोच रखते हैं। टाइम लिमिट हमेशा फिक्स होती है कि भाई इसको 2 साल में करना है, इसको 3 साल में करना है। ऐसा नहीं कि 3 साल कस्टमर को बोल के उसको 6 साल 7 साल खींच दिया, क्योंकि उससे एक बहुत नेगेटिव इमेज जाती है। तो जो भी टाइम फ्रेम है उसको पहले फिक्स कर लेते हैं, ये चीज़ है। और उसके बाद एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो भी, जो लोकेशंस हम चूज़ करते हैं, चाहे आज का प्रोजेक्ट हो, चाहे हमारा 10 साल पुराना प्रोजेक्ट हो, आप भी देखें, सभी लोकेशन स्ट्रेटेजिक होते हैं। कोई न, चाहे अगर रेसिडेंशियल टाउनशिप बना रहे हैं तो वो भी रेसिडेंस के हिसाब से परफेक्ट होगी, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो वो एक कॉमर्शियल हब में होगी। तो लोकेशंस हम ऐसे चूज़ करते हैं कि वो अपने आप जो उसकी कस्टमर्स हो उसके लिए अपीलिंग हो। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत बड़ी बात आपने बता दी। देखिए दोस्तों, कीप इन माइंड। राइट। मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि कितने सुपर पॉइंट है। उन्होंने कहा कि हमेशा क्वालिटी का ध्यान रखते हैं, पहला। दूसरा, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं फॉर लाइफ लॉन्ग, सिर्फ बेच रहे तब तक नहीं, जिंदगी भर के लिए। उसके बाद तीसरा कि लोकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं ये, कि लोकेशन सही होना चाहिए। तो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हो, रिलेशनशिप अगर आप बिल्ड करें, लोकेशन और अप्रोच अच्छा हो, स्ट्रेटेजिकली प्लान अगर आप लोकेशन को करते हैं, तो आप रियल एस्टेट में बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट लोगों को डिलीवर कर सकते हैं। और यही टोटल ओवरऑल स्ट्रेटेजी पे ये लोगों ने काम किया, इस ग्रुप ने काम किया, मधुरम डेवलपर्स ने काम किया, और आज उदयपुर में ये एक ब्रांड नेम एस्टेब्लिश कर पाए हैं। चलिए और थोड़ा लेवल को आगे ले जाते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एज अ पर्सनल लीडर, एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी, आप खुद की एनर्जी लेवल को अच्छा रखने के लिए क्या रूटीन, क्या रिचुअल, क्या कोई सक्सेस हैबिट को फॉलो करते हैं जिससे आपकी एनर्जी लेवल हाई रहे, आपकी टीम लीडर को ही फॉलो करती है? तो खुद को कैसे हाई परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए आप क्या करते हैं? सर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वी सी इन एडवांस कि उसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। मतलब वो जब बन के आएगा तो कस्टमर को उसमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या उसमें कमी लग सकती है, हम खुद को ही कस्टमर की जगह रख के उसको देखते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम कोई मकान बना रहे हैं आज की तारीख में, तो मकान जो बना रहे हैं हम ये सोचते हैं कि भाई उस मकान में हमको ही जाके रहना है। तो क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स दिखती है, उसको अभी से सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि कस्टमर बोलेगा फिर हम 2 महीने बाद जाएंगे, ऐसा नहीं। हम लोग इतने सालों से, तो हमें पहले से ही पता है कि ये इश्यू है, यहाँ पे प्लम्बिंग का इश्यू आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन में ये इश्यू आ सकता है। तो उन सब चीज़ों को राइट फ्रॉम टुडे ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। वही हमारे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन रहता है कि जब ये चीज़ बन के आए तो उसमें कोई भी कमी ना निकले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो हुआ कि आप अपने मतलब टोटल ओवरऑल आपकी स्ट्रैटेजी क्या हुई वर्किंग की, राइट, जो आपको इंस्पायर करती है। लेकिन मैं थोड़ा सा ये हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि वो ऑडियंस को हमारी या दुनिया में ना, हमारा जो मिशन है, मिशन बहुत क्लियर है कि अगले 10 साल में हमें 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करना, ताकि आप जैसे जो रियल सुपर हीरोज जो सच में काम कर रहे हैं, उनका प्रैक्टिकल नॉलेज रियल एस्टेट में लोगों तक पहुंचे। अभी तक इस फील्ड को अनऑर्गेनाइज फील्ड माना गया। इसे ऑर्गेनाइज बनाने के लिए बहुत जरूरी है जो लोग 30 साल 50 साल से काम कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचे। अब एज अ लीडर होता है ना कि कुछ रिचुअल्स होते हैं हमारे, कोई सुबह वॉकिंग करता है, कोई मेडिटेशन करता है, किसी को एक्सरसाइज की आदत होती है। आप अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए, हेल्थ को बढ़िया रखने के लिए क्या क्या करते हैं, वो भी थोड़ा हमसे शेयर कीजिए। मैं सुबह उठता जल्दी हूँ, फर्स्ट थिंग, एंड आई प्ले लॉन टेनिस ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये हुई ना कोई बात, लॉन टेनिस प्लेयर है आप? बिल्कुल, हाँ, लॉन टेनिस प्लेयर है। मैं वीडियो भी शेयर करूंगा आपके साथ। बहुत बढ़िया। तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सुबह सुबह जल्दी उठ के लॉन टेनिस खेलने से मेरा थोड़ा एनर्जी लेवल हाई रहता है। और उसके बाद तो सुबह सारा सब कुछ मॉर्निंग रिचुअल पूरा होने के बाद स्पिरिचुअल बुक्स थोड़ा पढ़ता हूँ। ओके। स्पेसिफिकली भगवत गीता का रोज रहता है पढ़ाई का। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो एक अपने आप में, जो भगवत गीता है वो अपने आप में एक मास्टरपीस है मैनेजमेंट का। तो जैसे जैसे जो आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्क्रिप्चर से या बहुत कुछ रिचुअल से रिलेटेड है। वो आजकल की जो लाइफ है उसमें बहुत ही प्रैक्टिकली आपको गाइड करती है कि आपका मैनेजमेंट भी उससे बहुत इफेक्ट होता है। बहुत बढ़िया, सही बात है।
तो मिलिंद जी, जैसा आपने हमें बताया कि आप अपनी पर्सनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए लॉन टेनिस खेलते हैं, उसके बाद अपने मॉर्निंग रिचुअल्स को फॉलो करते हैं और फिर आप ऑफिस जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी लेवल अच्छी होती है। लेकिन अब हम बात करेंगे टीम के बारे में। इतने सारे टीम मेंबर्स इन हाउस, इतने वेंडर्स, लेबर, सबको आप मैनेज करते, तो इन हाउस टीम स्पेशली मैं पूछना चाहूंगा, और वेंडर्स के साथ भी रिलेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कैसे आप अपनी टीम को एम्पावर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जिससे वो हमेशा आपके साथ जुड़ी रहे, आपको अच्छा परफॉर्म करके दे, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ते रहे, इसके लिए आप क्या करते हैं? जी, तो जहाँ तक इन हाउस टीम की बात है, हमारे जो भी स्टाफ मेंबर्स है, चाहे वो मार्केटिंग का स्टाफ हो, सेल्स का हो, एग्जीक्यूशन का हो, हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि दे आर ए पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब अगर सेल्स और मार्केटिंग का स्टाफ है, तो हम लोग की जो सेल्स और मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनती है टाइम टू टाइम, तो उनमें उनका होता है, मतलब वो भी अपने इनपुट्स देते हैं, हम भी अपने इनपुट्स देते हैं, और सब मिलके कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं। फिर चाहे एग्जीक्यूशन से रिलेटेड हो काम, तो साइड इंजीनियर्स जो होते हैं, सीनियर इंजीनियर्स जो होते हैं, उनका इनपुट भी लेते हैं, सो दैट दे फील देमसेल्व्स टू बी अ पार्ट ऑफ द कंपनी। वो बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि खाली आ रहे हैं, नौकरी करके 9 से 5 ड्यूटी करके जाना है। उनको ऐसा लगना चाहिए कि अलॉन्ग विद द कंपनी, देयर ग्रोथ विल ऑल्सो बी देयर एंड दे आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कंपनी। वो इंश्योर करते हैं हम। और उसके साथ ही परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स का भी रहता है इसमें इम्पोर्टेंस। सेल्स और मार्केटिंग के लिए भी रहता है, एग्जीक्यूशन वालों के लिए भी रहता है। वी एंश्योर दैट देयर आर सर्टेन परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स व्हिच आर गिवन देम फ्रॉम टाइम टू टाइम सो दैट दे ऑलवेज फील मोटिवेटेड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुपर। तो जैसा आपने बताया कि आप डिसीजन मेकिंग में उन्हें इन्वॉल्व करते हैं, जिससे उन्हें और अच्छा लगता है अपना रोल निभाते समय। आपने बताया कि आप ऑपरेशन का बंदा हो तो उसे ऑपरेशंस में, सेल्स का हो तो सेल्स में, सिविल का हो तो उसे कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग में जब वो इन्वॉल्व होते हैं तो वो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। ये आपका एक मूल मंत्र है, जिसकी वजह से आज आप इतना अच्छा टीम और इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं उदयपुर सिटी में, राइट? चलिए नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, कुछ बात करते हैं। ग्लोबल इश्यूज कभी कभी रियल एस्टेट में आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए अभी कोरोना हो गया, 1-1.5 साल से इसका इम्पैक्ट बहुत हुआ। फिर कभी रेरा आ जाता है, कोई रेगुलेटरी एक्ट होते हैं स्टेट वाइज, नेशनल एक्ट कुछ अलग अलग होते हैं। कभी जीएसटी आ जाता है, कभी कैश बंदी आ जाता है, नोटबंदी हो जाती है। तो ऐसी भी चीजें कभी कभी रियल एस्टेट के माहौल में हमें एक बहुत इम्पैक्ट करती है, पॉजिटिव नेगेटिव। वो तो आपके टेम्परामेंट पे डिपेंड है, वो तो आपने कैसे टैकल किया। हम पूछना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि एज अ बिग ग्रुप जब आप काम करते हैं और ये सब चीजें आती है, तो आप कैसे इसे हैंडल करते हैं? सर देखिए, जब भी कोई इशू आता है, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल से अबाउट कोरोना। तो कोरोना का इशू शुरुआत में ऐसा लगा कि इट विल हैम्पर द ग्रोथ ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम इट वाज सीन कि इसने और लोगों को ये रियलाइज करवाया कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव ए होम, और टू हैव ए होम ऑफ देयर ओन। खुद का घर होना कितना महत्वपूर्ण है, ये लोगों ने कोरोना टाइम में सीखा। तो जहाँ लोगों को लग रहा था कि कोरोना के आने से तो रियल एस्टेट डूब जाएगा, ये हो गया, ऐसा हो जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि डिमांड पहले से भी ज़्यादा हो गई। सही है, सही है। इस कोरोना की जहाँ बात करें, तो इसने तो पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया कहीं ना कहीं। और फिर जैसे अपन बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी से पहले भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्विस टैक्स था रियल एस्टेट सेक्टर में भी। अभी जीएसटी के आने के बाद थोड़ा कॉम्प्लायंस जरूर बढ़ गया है, बट एज सच कोई फर्क नहीं पड़ा है। पहले जीएसटी 4.5% लगता था, अभी जो सर्विस टैक्स था वो 4.5% लगता था, अभी जीएसटी 5% लग रहा है परचेज ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन होम्स पे। तो एज सच देयर इज नो सच बिग डिफरेंस। इनिशियली थोड़ा इशू आया था कंप्लायंस को लेके कि भाई कैसे फाइल करना है, क्या करना है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट हैज स्ट्रीमलाइंड एंड एवरीथिंग हैज बिकम स्मूथ। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज आया है, जो मैं मानता हूँ रियल एस्टेट सेक्टर में, जो कि रेरा आया है, तो रेरा से तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है इस सेक्टर में। बायर का विश्वास बढ़ा है, और सेलर भी अब क्या है कि अकाउंटेबल हो गए हैं। ऐसा नहीं कि पहले की तरह आपने काम चालू किया, आप 8 साल 10 साल तक पोजीशन ना दो और आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो क्योंकि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है रेरा के आने से, तो इट हैज़ ऑल्सो पॉजिटिवली इम्पैक्टेड द सेक्टर, मेरा ये मानना है। थैंक यू सो मच। इतने अच्छे तरीके से आप लोग इन सब चीजों को टैकल करके आगे बढ़ रहे हैं, और यही तो पहचान है कि एक अच्छा रियल एस्टेट गेम चेंजर, रियल एस्टेट हीरोज जो अपने सिटीज में अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर टेकिंग एवरी चैलेंज एज एन अपॉर्चुनिटी एंड दे आर ग्रोइंग मोर एंड मोर। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अदर देन द बुक्स व्हाट वी रीड इन आवर फॉर्मल एजुकेशन,
बुक्स का बहुत इम्पैक्ट होता है लाइफ में। तो कोई ऐसी बुक आपने कभी पढ़ी हो, चाहे वो किसी भी नॉर्मल टॉपिक से रिलेटेड हो, चाहे सेल्स हो, चाहे किसी फंक्शन से रिलेटेड हो, चाहे रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, जैसे आपको लगता है कि ऑडियंस को पता चलना चाहिए कि ऐसी बुक्स बहुत इम्पैक्ट करती है सीईओज को, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को, तो कोई बुक का नाम सजेस्ट करना चाहेंगे आप? बुक्स सर देखिए, कोर्स से रिलेटेड बुक्स तो सबने पढ़ी है, पर रियल एस्टेट से रिलेटेड ऐसी कोई स्पेसिफिक बुक है नहीं। मतलब आप नॉर्मली आप सेल्स एंड मार्केटिंग की किताबें पढ़े हैं, जो कि इनबाउंड मार्केटिंग आजकल काफी चलता है। इनबाउंड मार्केटिंग, क्योंकि आजकल जो मार्केटिंग का तरीका हो गया है वो थोड़ा चेंज हो गया है, सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग हो गया है। पहले आप देखते थे कि लोग बड़े बड़े होर्डिंग लगाते थे, न्यूज़पेपर में बड़े बड़े ऐड देते थे, उसकी जगह अब क्या सिनारियो चेंज होकर के डिजिटल मार्केटिंग पे आ गया है। जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसके जरिए मार्केटिंग होती है, और उसके एक्सपर्ट्स भी अलग अलग होते हैं। तो ये जो नए नए चेंजेस आते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, उनसे अपन को कैसे अपग्रेड होना है, उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ें अपन, और इस तरह से ये अपन करें तो क्या कंटिन्यूस टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, जिसकी मैंने पहले भी बात करी थी, वो जरूरी है। उसके लिए जो भी बुक्स पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई स्पेसिफिक कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि आप ये पढ़ें तो आप अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं। ओके ओके। और कोई सेल्फ हेल्प बुक आपने खुद पढ़ी हो जो आपको बहुत पसंद हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से, आपको जैसे बताया पहले भी, मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, और उसमें जो कर्मयोग का चैप्टर है वो बहुत ही इसमें अच्छे तरह से सेट होता है, क्योंकि कर्मयोग भी यही कहता है कि डू योर बेस्ट, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट। क्योंकि अगर आप अपना सबसे अच्छा काम करेंगे तो रिजल्ट्स विल ऑटोमेटिकली फॉलो, और मनी इज ए बाय। ऐसा नहीं है कि आप पहले पैसे के पीछे भागो फिर आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस तो आप अपना अच्छा काम करोगे तो मिलनी ही मिलनी है, वो वाली बात है। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत अच्छी बुक जो मतलब आप खुद पढ़ते हैं, मिलिंद जी पढ़ते हैं, वो है भगवत गीता। और भगवत गीता के कर्म योग से इन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी जो अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दोस्तों, वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि आज तक अगर सबसे अच्छी बुक या कोई ग्रंथ आज तक बनाया तो वो भगवत गीता है। तो आप भी भगवत गीता का सहारा ले सकते हैं अपने बिजनेस को, अपने रियल एस्टेट बिजनेस को और आगे बढ़ाने। किसी भी बिजनेस में आप अगर उसका सहारा लेंगे तो आप यू आर बाउंड टू सक्सीड, उसमें कोई डाउट नहीं है। यस यस यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोरी सर, कोई लाइफ की आपकी अगर कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी आज जिसने आपको टच किया, जो रियली हुआ हो आपके साथ घटित, कभी आप फादर के साथ बिजनेस कर रहे थे तब आपको कुछ सीखने मिला, या कोई बचपन से लेकर अभी तक कोई ऐसी स्टोरी लाइफ में कभी घटित होती है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, जो हमारे लाइफ को एक अलग एंगल देती है, ऐसी कोई स्टोरी आप अगर ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि इतने सारे अलग अलग देशों से इतने सारे लोग ये इंटरव्यूज देख रहे हैं, और आने वाले समय में राजस्थान के बहुत सारे लोग, स्पेशली उदयपुर के बहुत सारे लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे, क्योंकि एक रीजनल कनेक्ट भी होता है। हमें अच्छा लगता है कि हमारे सिटी के कोई बिल्डर और ग्रो कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज आए। तो कोई स्टोरी आपके लाइफ में घटित हुई है जो आप शेयर करना चाहेंगे? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये स्टोरी मैं आपको एक शेयर करना चाहूंगा। जैसे व्हेन आई वाज इन श्री सीमेंट, जब मैं श्री सीमेंट में था, तो हम कि हमारे जो मेन बॉस थे, जो गुप्ता जी थे, एक करके थे, ही वाज द वाइस चेयरमैन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उनका क्या गुस्सा वगैरह काफी ज्यादा था। मतलब काम अगर टाइम पे नहीं होता था तो हम पे, सब पे, सभी इंजीनियर्स पे, पूरी टीम पे वो भड़क जाते थे बहुत जल्दी। अच्छा। तो उनका, मैं तो क्या नया नया था वहाँ पे, तो शुरुआत में 1-2 महीने उनका नेचर देख के मुझे डर बहुत लगता था। मतलब वो जब भी आते थे साइड पे, थोड़ा टेंशन हो जाता था कि यार अब क्या बोलेंगे, सबके सामने इंसल्ट होगी नहीं होगी, क्या होगा। तो क्या, लेकिन शुरुआत में जब 2-3 महीने ऐसा हुआ तो फिर मैंने समझा कि वो गुस्सा किस चीज पे करते हैं, मतलब क्या वो फैक्टर्स है जिसको देख के गुस्सा होता है। तो जब हमने देखा कि जो टारगेट्स हमें दिए गए हैं वो अगर मीट आउट नहीं होते हैं तो गुस्सा आना ही आना है। क्योंकि ये श्री सीमेंट और ये सब क्या इंडस्ट्रियल जॉब्स होते हैं, ये सभी टाइम ओरिएंटेड जॉब्स होते हैं। अगर 2 महीने में बोला 2 महीने में काम होना चाहिए, एक दिन का डिले भी उसमें नहीं एक्सेप्टेबल होता है। तो उस वजह से क्या एक वो हैबिट ऐसी डली कि काम तो जो डेडलाइन दिया है उसमें करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो उस तरह से वर्किंग होने लगी, माइंड की भी, बॉडी की भी। और धीरे धीरे हमने देखा कि हम लोग जो उन्होंने डेडलाइंस दी उसको मीट करते गए, उनका गुस्सा भी ठंडा हो गया और हमारा काम भी होने लग गया। तो वो एक जो रहा हमारे लिए कि चलो, अगर जो प्रॉब्लम, जो रूट कॉज है उसको अपन सॉर्ट आउट करो, ना कि मतलब उससे डरो या उससे घबराओ। उसको डरने से घबराने से नहीं होगा। जो रूट कॉज है उसको पकड़ो प्रॉब्लम को, और उसको ग्रास रूट लेवल से सॉर्ट आउट करो। और क्या बात ये इसके साथ हमारी हैबिट पड़ी कि अपन भी जो प्रोजेक्ट करें लाइफ में, दे शुड बी टाइम बाउंड। ऐसा नहीं है कि अपने अगर 2 साल का सोचा 2 साल में पूरा करना है और वो 2.5 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, ऐसा नहीं। हमारे जो प्रोजेक्ट्स हम भी करते हैं आज टाइम बाउंड करते हैं, बिल्कुल। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस why we have succeeded in real estate, और कस्टमर्स भी हमारे सेटिस्फाइड रहते हैं।
राइट राइट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस। और कितनी इंपॉर्टेंट बात आपने एक छोटी सी स्टोरी से कह दी कि टाइम बाउंड रहना, जो आपने अपने जॉब में सीखा उसी को आपने अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट किया, और अब आप टाइम बाउंड प्रोजेक्ट बनाते हैं और जो आप कमिटमेंट करते हैं उसी समय पे कंप्लीट करते हैं, जिसकी वजह से आज आपका कस्टमर बेस बना हुआ है, वो आप पे ट्रस्ट करता है, आपका ब्रांड बिल्ड हो रहा है। सुपर, रियल एस्टेट के लिए बहुत बड़ी लर्निंग है। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा, नोट कीजिए, अगर आप ये इंटरव्यूज में समय दे रहे हैं, इतने बड़े इंटरव्यूज देख रहे हैं, तो इन प्रैक्टिकल लर्निंग्स को कोशिश कीजिए कि आप इंप्लीमेंट करें, ताकि आप भी कभी जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए या आके जाकर जब कोई इंटरव्यू आपका ले एज अ रियल एस्टेट बिल्डर डेवलपर, क्योंकि हमारा तो मोटो ही है कि आने वाले 10 साल में कम से कम 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करना है प्रैक्टिकल रियल एस्टेट स्ट्रैटेजी से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, इन सब डिपार्टमेंट की। मार्केटिंग क्या रोल प्ले करता है एक रियल एस्टेट कंपनी में, और आज के समय में मार्केटिंग कैसे चेंज होता जा रहा है? सर मार्केटिंग का देखिए, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, नॉट ओनली रियल एस्टेट, मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज मैं बनाने में तो ताजमहल बना लूँ, लेकिन किसी को पता ही नहीं पड़ेगा कि मैंने ताजमहल बनाया है और उसमें ये मैंने खूबियाँ दी है, तो उसका यूज क्या होगा। तो व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग राइट प्रोडक्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू बिल्ड द राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्लेस। बट आपके जो कस्टमर्स है उन तक पहुंचना, उन तक आपकी चीज को पहुंचाना, ये जो काम है वो मार्केटिंग का है। तो मार्केट जितना इम्पोर्टेंट अच्छी चीज बनाना है, अच्छी बिल्डिंग बनाना है या अच्छी प्लॉटिंग काटना है, उतना ही इम्पोर्टेंट उसका सही मार्केटिंग होना है। सुपर, बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि बनाने को तो मैं ताजमहल बना दूं, लेकिन लोगों को पता कैसे चलेगा जब तक आप जो बना रहे हैं उसकी सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक वो आप तक नहीं आएंगे। और अगर लोग आप तक नहीं आएंगे तो आपका प्रोडक्ट कभी बिक नहीं सकता। तो आपके प्रोडक्ट का अवेयरनेस राइट लेवल पे फैलाना ही मार्केटिंग है, जैसा आपके शब्दों से आपने लोगों को बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन मॉडल किस तरीके का आप यूज करते हैं और सेल्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो कौन सा मॉडल, आप क्या एम्प्लॉय बेस्ड, क्या आपके एम्प्लॉय ही आपके लिए सेल करते हैं, या चैनल पार्टनर जो होते हैं वो आपके लिए सेल करते हैं, या एक आप हाइब्रिड मॉडल यूज करते हैं जिसमें एम्प्लॉय और चैनल पार्टनर काम? तो हमारा, आप अगर कहना चाहें तो हम लोग का हाइब्रिड मॉडल होता है। हम लोग की एक सेल्स की टीम अलग होती है, सेल्स एंड मार्केटिंग की, और उसके साथ ही हमारे टाई-अप्स भी होते हैं, जो कमीशन एजेंट्स होते हैं, थर्ड पार्टी एजेंट्स, तो वो हम सब लोग मिल के काम करते हैं पूरा। हमारा जो थर्ड पार्टी एजेंसीज होती है, जो थर्ड पार्टी मार्केटिंग एजेंसीज होती है, और हमारी इन हाउस जो सेल्स एंड मार्केटिंग टीम है, वो आपस में कोऑर्डिनेशन करके करती है सारा काम। तो उससे डेफिनेटली बेटर रिजल्ट आता है, इस बजाय कि कोई एक ही जना काम करे। खाली हमारी टीम काम करेगी तो भी वो इतना अच्छा नहीं कर पाएगी, खाली बाहर वालों को अपन सारा काम दे देंगे तो वो भी उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। दोनों आपस में तालमेल बैठा के दोनों साथ में काम करते हैं, उसका रिजल्ट अच्छा आता है हमेशा के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी एक हाइब्रिड मॉडल जिसमें दोनों कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, आपके टीम मेंबर्स भी और चैनल पार्टनर्स भी, वो आपको बहुत हेल्प करता है सेल को इंक्रीज करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रियल एस्टेट में। अगर ऑपरेशन स्मूथ हो तो बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। आप ऑपरेशंस कैसे संभालते हैं? क्या कोई टूल, स्ट्रैटेजीज या कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, या कैसे आप अपने ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं? सर हम लोग डेफिनेटली जो हमारे हर साइट पे अलग अलग साइट इंचार्ज होते हैं, और उनको एम्पावर करने के लिए हबस्पॉट करके एक सॉफ्टवेयर आता है, हबस्पॉट। अच्छा। बेसिकली सेल्स एंड मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, बट टू सम एक्सटेंट इट इज आल्सो यूजफुल इन मैनेजिंग द ऑपरेशंस पार्ट। वो हम लोग यूज करते हैं। तो उससे क्या है कि हमारा उसका मोबाइल ऐप भी होता है और ऑनलाइन ये लैपटॉप पे भी चलता है। तो उससे सभी टीम आपस में कोऑर्डिनेटेड रहती है, चाहे कोई सेल्स एंड सर्विस का इश्यू हो, कोई रिपेयर का इश्यू हो, फॉलोअप जो कस्टमर्स के होते हैं, रूटीन फॉलोअप जो होते हैं, वो सभी हम उसी से टैकल करते हैं। सुपर सुपर। तो जैसा आपने बताया कि रियल एस्टेट जैसी फील्ड में जहां ऑपरेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, वहां हबस्पॉट सॉफ्टवेयर की मदद से आप ना कि सिर्फ मार्केटिंग सेल्स बट अपने ऑपरेशन को भी बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने ऑपरेशन को स्मूथ बनाना चाहते हैं तो आप भी हबस्पॉट के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए सुटेबल है तो आप उसकी सर्विसेज ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा कहा जाता है कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन अगर मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं हो तो कंपनी का ग्रो होना इम्पॉसिबल है। तो मैनेजमेंट में आप लोग कैसे संभालते हैं और क्या रोल आपको लगता है मैनेजमेंट में? सर देखिए, अब ये बेसिकली ऐसा हो गया कि टीम तो मेरे पास बहुत अच्छी है क्रिकेट में, कैप्टन ही नहीं है कोई, तो टीम क्या करेगी। वहीं पे रोल मैनेजमेंट का आता है, और हम लोग भी जो भी अपर मैनेजमेंट में है वो यही ध्यान रखते हैं कि जो भी हमारी टीम हो, चाहे नीचे के सुपरवाइजर से लेके ऊपर के इंजीनियर हो गए, सेल्स का स्टाफ हो गया, मार्केटिंग का स्टाफ हो गया, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, हमारे अनस्किल्ड लेबर्स हो गए, उन सब का मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उनको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पे वो फंस रहे हैं, और उनको उसका सॉल्यूशन दे के इस तरह से काम करवाना कि कहीं काम अटके नहीं।
और सब कुछ स्ट्रीमलाइन तरीके से चलता रहे। राइट। और जिसको जो टास्क दिए गए हैं वो फुलफिल टाइम पे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कस्टमर की कोई कंप्लेंट्स है तो रिजॉल्व हो रही है, नहीं हो रही है। एक तरह से पूरा सुपरवाइजरी रोल होता है मैनेजमेंट का, और वो हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कहीं भी उसमें गैप ना रहे। ओके, सुपर सुपर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच ए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। आप बहुत डिटेल में हमें सब चीजें बता रहे हो, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे कि आने वाले समय में क्या आपके गोल्स है या क्या विजन है। अगर मैं बात करूं मधुरम डेवलपर्स की, तो आने वाले समय का 5 साल 10 साल आपका क्या गोल है, क्या विजन है? सर हमारा अगर मिशन की बात करें तो हम लोग ये चाहते हैं कि उदयपुर में हमारा जो नाम है मधुरम ग्रुप का, वो दैट शुड बी अमॉन्ग द टॉप थ्री बिल्डर्स इन उदयपुर हमेशा के लिए। और उसके लिए हम लोग ने जो पहले भी आपके साथ चीजें डिस्कस करी थी, चाहे कंटिन्यूस टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो गया, कमिटमेंट टू क्वालिटी हो गया, कंप्लीट कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया, ये सब चीज़ों को हम हमेशा हमारे आगे रखेंगे, फोर फ्रंट पे रखेंगे, ताकि जो हमारा मिशन है टू ऑलवेज बी अमॉन्ग द टॉप 3 ब्रांड्स ऑफ रियल एस्टेट ऑफ उदयपुर वो फुलफिल हो सके। ये हमारा मिशन है। सुपर सुपर। और हम भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ऑल द बेस्ट कि आपको भी वो इतनी शक्ति दे और आप उस तरीके से काम कर रहे थे, तो आप इतना अच्छा काम कर ही रहे, आपको और पावरफुल टीम मेंबर्स मिले कि आप हमेशा टॉप थ्री के आप टॉप 1 बिल्डर बने उदयपुर के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस की बात करते हैं। आने वाले समय में आपको रियल एस्टेट सेक्टर को देखकर क्या अपॉर्चुनिटीज दिख रही है और क्या कुछ चैलेंजेस भी दिख रहे हैं? अपॉर्चुनिटीज सर देखिए, अभी अपॉर्चुनिटीज काफ़ी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट भी है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन लोगों ने अपनी अपनी योजना निकाली है। जैसे मुख्यमंत्री जन आवास योजना, विच इज़ अ स्टेट स्पॉन्सर्ड हाउसिंग स्कीम, एज वेल एज अगर सेंटर की बात करें तो उन्होंने प्रधानमंत्री जन आवास योजना लॉन्च की हुई है, जिसके तहत बहुत सारी सब्सिडी, बहुत सारी रियायतें, ये सब मिलता है। और गवर्नमेंट का बहुत हद तक जो फोकस है आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके है, तो अपन भी उसको अपॉर्चुनिटी मानते हुए, और जो आज की नीड है, अर्बन हाउसिंग नीड्स भी बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ी हुई है अभी, तो अपॉर्चुनिटी पहले की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्कोप है कि अभी नए नए मकान, नए नए प्लॉट अगर अपन सही जगह पे, सही प्राइस पे और सही लोगों को टारगेट करते हुए लॉन्च करें, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मैं मानता हूँ। और जहाँ तक आप चैलेंज की बात कर रहे हैं, तो चैलेंज ये है कि आज का जो कस्टमर का टेस्ट है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है। ऐसा नहीं है कि एक आपने खाली कस्टमर को एक मकान बना के दे दिया जिसमें कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई स्विमिंग पूल नहीं, कोई जिम नहीं, कोई गार्डन नहीं, तो वो उसे लेना पसंद नहीं करेगा। देखिए, और ये नीड्स क्या है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है। तो कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग जो नीड्स है कस्टमर की, उसको समझते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप काम करेंगे, तो मेरा मानना है कि देयर इज नो चांस कि आपका कोई फेल होने का चांस नहीं बनता है, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सक्सीड। सुपर्ब सुपर्ब, थैंक यू सो मच। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई कि कस्टमर की इवॉल्विंग नीड्स को ध्यान रखते हुए अगर एक बिल्डर डेवलपर काम करे तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको सफलता, सक्सेस जल्दी मिलेगी जी। ट्रेनिंग एंड कोचिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? तो ट्रेनिंग एंड कोचिंग आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट में कितना जरूरी है? और अगर एक अच्छी डोमेन फंक्शनल लेवल की ट्रेनिंग का कॉम्बिनेशन प्लस माइंड सेट ट्रेनिंग, बहुत अच्छा अगर कोई कॉम्बिनेशन मिले, तो क्या रियल एस्टेट में ये गेम चेंजर साबित हो सकता है? क्योंकि हम अगले 10 साल में इसी मिशन पे काम कर रहे हैं मिनिमम, कि हम 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करें, आपके जैसे प्रैक्टिकल लोगों की चीजें लोगों तक पहुंचाए, ताकि वो यूट्यूब चैनल के थ्रू हो चाहे कुछ वर्कशॉप्स के थ्रू हो। इसका क्या रोल आपको लगता है आगे जाके रियल एस्टेट? सर डेफिनेटली, देखिए, नॉट ओनली रियल एस्टेट बट ओनली एनी फील्ड, इफ यू टेक, कोचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या है कि जैसे अपन ने पहले भी बात करी कि आजकल जो सेल्स का तरीका हो गया, जो मार्केटिंग का तरीका हो गया, जो कंस्ट्रक्शन की टेक्निक्स हो गई, वो सभी इवॉल्विंग है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से सेल्स मार्केटिंग 10 साल पहले किया जाता था, या जिस तरह से 10 साल पहले छत भरने का काम होता था, वैसा आज नहीं रहा है। काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। तो उसके लिए इफ देयर इज नो प्रॉपर कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नो प्रॉपर ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस, तो आप हमें देयर इज फुल चांस कि धीरे धीरे आप इंडस्ट्री से आउटडेटेड हो जाएं, आप इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात कही आपने कि अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग एंड कोचिंग के थ्रू नहीं जाते तो धीरे धीरे आप इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग एंड कोचिंग के थ्रू आप बहुत नई और एडवांस चीजों को अपने कंपनी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपने स्टाफ को और पावरफुल टीम को बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि
रियल एस्टेट में आपको बने बनाए ट्रेन, कोई डिग्री या कोई 5 साल का कोर्स या सर्टिफिकेशंस नहीं होते, तो जनरली लोग रियल एस्टेट में काम करते करते सीखते। तो अगर ट्रेनिंग मिल जाती है तो आपकी प्रोडक्टिविटी और स्पीड बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रियल एस्टेट का सक्सेस मंत्र अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे 2-3 पॉइंट्स में आपको बताना हो, तो ओवरऑल आने वाले रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ सक्सेस मंत्र अगर आप देना चाहते हो, तो उन्हें क्या बातों पे ध्यान देना चाहिए, किन बातों पे काम करना चाहिए? सर ये काफी कुछ एक सिमिलर क्वेश्चन है जो मैं मानता हूँ, जो अपन ने पहले भी डिस्कस किया है। अगर आप अपने कस्टमर्स को हमेशा आगे रखते हैं, अगर आप कंटिन्यूस इनोवेशन करते हैं, क्वालिटी के लिए आपका पूरा कमिटमेंट है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही मैं चीज को थोड़ा महंगा बेचूंगा लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, और एक टाइम बाउंड अप्रोच रखूंगा, चाहे मेरा कोई भी प्रोजेक्ट हो, छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम स्केल का हो, मेरा टाइम बाउंडेशन मैंने तय किया उसके अंदर अपना प्रोडक्ट डिलीवर करूंगा, और कस्टमर की जो भी कंप्लेन्स हो उन्हें एक बार सेटिस्फाई पूरी तरह से करेंगे हम। तो ये सब चीज़ों को अगर मैं ध्यान में रखता हूँ तो डेफिनेटली ये एक सक्सेस मंत्र होगा, मिला जुला सब पॉइंट्स को मिला के एक सक्सेस मंत्र बनेगा। ये चीज़ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपने एक्चुअली देखिए ये क्वेश्चन इसीलिए एंड में कि आप पूरा कंबाइन करके हमें बता दीजिए कि 40-50 मिनट में आपने जो बोला है उसका एक ओवरऑल सक्सेस मंत्र क्या है अगर किसी रियल एस्टेट डेवलपर बिल्डर को आगे ग्रो कर। आखिरी क्वेश्चन, मार्केटिंग एजेंसीज बहुत रोल प्ले करती है आज रियल एस्टेट बिजनेस में। नए नए मार्केटिंग एजेंसीज, चैनल पार्टनर्स बन रहे हैं और एडवाइजर्स, इन्हें क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे कि ये कैसे खुद का बिजनेस ग्रो करे, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने से पहले क्या देखे ताकि ये भी एक ब्रांड बना सके, उस सिटी में ग्रो हो सके? सर देखिए, मार्केटिंग एजेंसीज की जहाँ तक बात है, कोई भी प्रोजेक्ट लेने से पहले उनको 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेगी। क्या जो प्रोजेक्ट बना है वो सही, मतलब लोकेशन उसका कैसा है, किस प्राइस पर वो ऑफर किया जा रहा है, और क्या उसकी टारगेट ऑडियंस है। ये तीनों सही होनी चाहिए। क्या है कि अपन अगर बजट सेगमेंट में जा रहे हैं, बजट सेगमेंट का प्रोडक्ट बना रहे हैं सपोज, तो उसकी लोकेशन भी वैसी होनी चाहिए और उसका प्राइस पॉइंट भी वैसा ही होना चाहिए। और फिर उसके लिए मेरे को जो मार्केटिंग करनी है वो भी उसी लोगों के बीच में करनी है जिनका इनकम लेवल जो अपना टारगेट का है प्रोडक्ट उससे मैच करता हुआ हो। बिल्कुल, ये कुछ चीज़ों का आपस में समन्वय होना, सिंक्रोनाइजेशन होना क्या बहुत ज़रूरी है। अगर ये मेरी स्टडी कंप्लीट किए बिना मैं कोई प्रोजेक्ट में हाथ डाल, तो फिर उसका मार्केटिंग तो मैं कितना भी कर लूँ, लेकिन सेल्स जैसा मेरी उम्मीद है, जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन है, वो आना मुश्किल है। ये है। और जो दूसरी चीज़ है एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, आजकल सेल्स एंड मार्केटिंग का तरीका थोड़ा बदल गया है। जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले भी बात करी, अखबारों में बड़े-बड़े ऐड देने से या खाली होर्डिंग्स बड़े-बड़े लगाने से काम नहीं होगा। आपको इनबाउंड डिजिटल मार्केटिंग का अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा। जो भी सोशल मीडिया चैनल्स है, उनका एफिशिएंट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो रियल एस्टेट खरीदारी का जो काम है, वो काफ़ी कुछ हद तक यूथ का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि खाली घर के बड़े ही डिसीजन लेते हैं। मेरा तो ये मानना है घर के बड़ों के बनिस्पत जो 30-40 साल के जो लोग हैं, 30, 35, 40, 25 साल वाले भी, उनका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल मेकिंग हो गया है, डिसीजन मेकिंग उनका भी इम्पोर्टेंट है। तो उनको आज की तारीख में अगर आप सोशल मीडिया पे या डिजिटल मार्केटिंग को टारगेट बिल्कुल भी नहीं करते हो, तो आपको इश्यू आएगा इस काम में। ये सुपर सुपर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग डीपर इनसाइट्स। आपने बहुत अच्छी बातें बताई, मार्केटिंग एजेंसी एक प्रोजेक्ट कैसे सेलेक्ट करे, एक एडवाइजर को ग्रो होना है तो वो क्या करे, ये सब चीज़ों के ऊपर अपने विचार देने के लिए, अपने प्रैक्टिकल सुझाव देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलिंद शाह जी, मैं तहे दिल से मेरी पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद, ताकि आपने हमें इस इंटरव्यू में सपोर्ट किया और भारत में रियल प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल का रीजनल कंटेंट लाने के लिए हमारी हेल्प की। क्योंकि देखिए, हम हर स्टेट को कवर करें, हर स्टेट की हर टॉप सिटीज में ले रहे हैं, Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज में भी इंटरव्यू ले रहे हैं। ये जो प्रैक्टिकल ग्राउंड इंफॉर्मेशन आ रही है, यही लोगों के लिए गेम चेंजर साबित होगी उनके सिटी में डिसीजन लेने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि गुजरात में जो बिल्डर बहुत अच्छा कर रहे हो वही स्ट्रैटेजी पे शायद जोधपुर में भी काम हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि कोई ग्वालियर में बहुत अच्छा एमपी में काम कर रहे हो तो उसी स्ट्रैटेजी पे आसाम में काम हो जाए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर रीजनल अलग अलग लेवल का इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचता है तो ये उनके लिए आगे जाके बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। जो इस इंटरव्यूज के थ्रू हो पा रहा है, और वो सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग अपनी पूरी एनर्जी के साथ, अपने पूरे ट्रूथफुलनेस के साथ हमें आंसर्स दे रहे हैं। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि हम लोग आगे भी जुड़े रहे, काम करते रहे, जिससे पूरे
देश में ये जो हमने एक लहर चलाई है रियल एस्टेट गेम चेंजर्स की, कि भारत के रियल एस्टेट को एक ऑर्गेनाइज बनाने का एक मिशन हम लेकर चल रहे हैं कि आने वाले 1 साल में कम से कम 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर कर सके। तो अगर एक व्यक्ति भी 30, 40, 50 लोगों को जॉब दे पाया, जो बहुत ईजी है रियल एस्टेट में, वैसे तो वेंडर्स और लेबर्स को मिला के 1000, 1,500 लोगों तक एम्प्लॉयमेंट पहुंचता है, तो भारत में 40-50 लाख, 1 करोड़ नए जॉब भी क्रिएट हो सकते हैं। इस मिशन का पार्ट बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आखिरी शब्द अगर आप कहना चाहें? बस पूरा इंटरव्यू आपने अच्छे से ही ले लिया है और मेरे हिसाब से कुछ छूटता नहीं है, और जैसा कि आपने कहा अपन भविष्य में भी जुड़े रहेंगे, साथ में कुछ ना कुछ काम जरूर करेंगे, है ना। थैंक यू मिलिंद जी, थैंक यू सो मच।